हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हम लोग बही खाता और लेखा शास्त्र जो 11th क्लास के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो क्लास है वो चला रहे हैं। और इसमें कल हम स्टडी कर चुके थे कि लेखांकन का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका विकास कैसे हुआ था। ओके, और इस चैप्टर का जो शेष पार्ट है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा करा रहे हैं। और इस चैप्टर से कुछ ना कुछ बहुत ही जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। तो क्या मिलेगा वो कल का जो वीडियो है अगर अभी तक ना देखा हो तो उसके लिए देख लीजिएगा, और इसके बाद इसको देख लोगे तो पूरा जो चैप्टर है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, पीडीएफ नोट्स इसका आपके पास में पहुंच चुका है और इसको हम समझाते हैं पूरा। देखिए किस तरह से इसको तैयार करना है। जब हमने कल लेखांकन के बारे में समझाया था, कक्षा 11 चैप्टर फर्स्ट है लेखांकन एक परिचय, तो कल लेखांकन के लिए हमने बोला था कि लेखांकन कुछ और नहीं है, जितना भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं उनके वित्तीय स्वभाव को पहचानना, उसको लिखना और उससे निष्कर्ष निकालना कि लाभ हुआ या हानि, और बाद में आंकड़े तैयार करना, और आंकड़े तैयार करने के बाद में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने हेतु उसको सुरक्षित रख देना। ये सारे काम क्या कहलाते हैं? लेखांकन कहलाते हैं। सिर्फ लिखना लेखांकन नहीं है, बल्कि मैंने अभी जो बोला वो सारा का सारा भाग है वो लेखांकन कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्या क्यों हुई या इसके मतलब जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये कल हम स्टडी कर चुके हैं। यानी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ग्राहकों से समन्वय स्थापित करने के लिए, अपने व्यापार को सही से संचालित करने के लिए, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए, महत्वपूर्ण सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए, इन सब कारणों से हमें लेखांकन की क्या थी? जरूरत थी। और कल हमने इसका डेवलपमेंट भी पढ़ा था, यानी लेखांकन का विकास। क्या था लेखांकन का विकास? जहां से लेखांकन का विकास शुरू होता है वहीं से आ जाती है दोहरा लेखा प्रणाली। यानी 1494 है, उसमें ल्यूकस पैसियोली ने एक पुस्तक लिखी थी डीकम्प्यूटेड स्क्रैप्चर्स, इसको बहुत पूछा जाता है। और वो जो ल्यूकस पैसियोली थे वो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता थे। अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो डबल एंट्री सिस्टम रखा या जिसकी खोज की वो आधारित किस पर थी, यानी उसका जो हम कार्यक्रम अपनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता, बस वहीं से आज हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुस्तपालन, यानी जिसको हम बही खाता भी कहते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं इसके लिए बुक कीपिंग। और इसकी वीडियोज हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड हैं कि पुस्तपालन क्या है। देखो, पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर के बना है, पुस्त प्लस पालन। पुस्त का मतलब पुस्तक से है और पालन का मतलब होता है रखने से। लेकिन क्या पुस्तकों को रखना ही बुक कीपिंग हो गया? जी नहीं, पुस्तकों को बिजनेस में रखना प्लस जितने लेन देन हो रहे हैं उनको उनमें लिखना भी क्रमबद्ध रूप से, यही हमारा क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। लेकिन जो बच्चे हैं वो इसके शब्द को देख करके सिर्फ इतना समझ जाते हैं कि व्यापार में लेखांकन की पुस्तकों को रखना ही पुस्तपालन है। जी नहीं, यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिसमें कुछ छुपा हुआ होता है। पुस्तपालन में व्यापार में 10 पुस्तकें रखी जाती हैं और उन 10 पुस्तकों में क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही, प्राप्त बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, मुख्य जर्नल और एक होती है रब पुस्तक। तो इस तरह से पूरी 10 पुस्तकों की लिस्ट होगी आपके लिए जो पीडीएफ पहुंची है उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस पुस्तपालन के लिए हमने पूरा समझ लिया कि हाँ पुस्तपालन क्या है, पुस्तकों को रखना और उनमें प्रारंभिक लेखे करना। प्रारंभिक लेखे का मतलब है जो एक होते हैं अंतिम लेखे। ठीक है, अंतिम लेखे कौन से होते हैं? जो अंतिम खाते नहीं, अंतिम लेखे वे होते हैं जो पूरी रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। ठीक है, अंतिम खाते लाभ हानि प्रदर्शित करते हैं वर्ष के अंत में। और अंतिम तक जो हम पुस्तकें रखते हैं उनमें लेखांकन चलता है, यह पुस्तपालन हो गया। अब लेखाकर्म क्या है? ये क्या चीज होती है लेखाकर्म? ठीक है, क्या होता है लेखाकर्म? देखो, अकाउंटेंसी हम जिसके लिए कहते हैं और हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक, देखो लेखाकर्म क्या है? जो पुस्तपालन है उससे आगे की प्रक्रिया है। लेखाकर्म दो शब्दों से मिलकर के बना है, लेखा प्लस कर्म। लेखा का मतलब वो लिखने से, कर्म का मतलब है जितने इसमें नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं,
क्या डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना, उन सभी को सही से उपयोग में लाया गया, यानी इन सब नियमों का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, ये चेक करना लेखाकर्म कहलाता है। लेखाकर्म में ये सब देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं छल कपट तो नहीं किया गया, कहीं लेखांकन गलत तो नहीं कर दिए गए, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, जितने भी लेन देन हुए वो सब लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, और उनका लिखने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, लेखाकर्म कहलाती है। तो पुस्त पालन और लेखाकर्म में अंतर भी पूछ लेते हैं। पुस्त पालन में पुस्तकें रखी जाती हैं, प्रारंभिक लेखे किए जाते हैं, और जो लेखाकर्म है उसमें क्या होता है कि रखी गई पुस्तकों को चेक किया जाता है। यही मेन डिफरेंस है इसका, ठीक है। और जो पुस्त पालन है वो पहले होता है, लेखाकर्म उसके बाद होता है। पुस्त पालन डेली प्रयोग में होता है, लेखाकर्म एक निश्चित समय पर होता है, वर्ष के अंत में समझ लीजिए या कभी समझ लीजिए। ये अंतर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं और तैयार भी करना है। तो लेखाकर्म भैया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारंभिक लेखे की जो पुस्तकें रखी गई हैं उन पुस्तकों का विधिवत प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको चेक करना, उसमें जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं उनको चेक करना, और ट्रांजैक्शन के आधार पर जो परिणाम निकल करके आए हैं उन पे ये मोहर लगाना कि हाँ ये कैसे हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमारी क्या है, लेखाकर्म बनती है। अब लेखांकन अगला जो टॉपिक है वो ये है, लेखांकन कला है या विज्ञान है, जरूर मिलेगा। ये मैंने आज इस पे मोस्ट लिख दिया क्योंकि ये 9th में भी पूछ लिया जाता है, 11th में भी पूछ लिया जाता है, और यही जो कोर्स है बीकॉम पार्ट 1 में भी पूछा जाता है। तो भाई देखो, हमारी पूरी जो कॉमर्स है, लेखांकन तो है ही है, कला और विज्ञान दोनों है, लेकिन हमारी पूरी जो कॉमर्स बनी हुई है वो हमारी कला और विज्ञान दोनों पे बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि पूरी कॉमर्स में किस तरह से लेखांकन किया जाए, यानी कार्य करने का ढंग क्या है, किसी काम को करने का जो ढंग होता है वो कला कहलाता है। विज्ञान किसे कहते हैं? जिसके निश्चित नियम, जिसके निश्चित सिद्धांत और जिसके निश्चित परिणाम प्राप्त हों उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी निश्चित क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर हमारी कॉमर्स में एक तरफ ये देखा जाता है कि हम जितना भी लेन देन कर रहे हैं उस लेन देन को कैसे लिखा जाए, यानी कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये किया जाता है, इसलिए ये कला है। और जो लेखांकन करते हैं उसमें निश्चित नियमों का हम प्रयोग करते हैं, जितने रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, और जो रिजल्ट निकल करके आते हैं वो उन्हीं नियमों के बेस पर निकल के आते हैं, इसलिए विज्ञान भी है। तो पूरी कॉमर्स में कहीं पर भी कभी आपको ये मिल जाए कॉमर्स का कोई भी पार्ट की ये कला है और विज्ञान है या दोनों है, तो आप हमेशा टिक करेंगे कला व विज्ञान दोनों पे। ओके, क्यों? हमारी पूरी कॉमर्स कला और विज्ञान दोनों है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि वो लेखांकन को पूछ रहा है, कला है या विज्ञान है, इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में आ गया। पहले हेडिंग डालेंगे ऐसी, लेखांकन कला है या विज्ञान, और इसके आगे ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है ये इसका मतलब पूछना ही होता है। तो लिखेंगे कि लेखांकन कला व विज्ञान है, इसको किस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं, और उसके आगे 2-3 लाइनें लिखेंगे हम लोग कि लेखांकन को बहुत अच्छे से व्यक्त करने के लिए या क्लियर करने के लिए या समझाने के लिए इसको निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है कि लेखांकन को सबसे पहले कला के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको फिर बाद में विज्ञान के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और फिर बाद में कला व विज्ञान दोनों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यही 2 लाइनें लिखने के बाद सीधे डालेंगे कि लेखांकन कला है, डालेंगे क्या, लेखांकन कला है, ठीक है। और इस हेडिंग को बना करके इसके आगे लिखना शुरू कर दीजिएगा कि लेखांकन कला देखो क्यों है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें इस तरह से लिखोगे कि लेखांकन भी एक कला है। क्यों? कला क्या होता है? कला किसी भी काम करने को किसी भी काम करने का ढंग स्पष्ट करती है। ठीक उसी प्रकार से जो लेखांकन प्रक्रिया है वो व्यापार में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से लिखने का स्पेशल ढंग प्रयोग कराती है, इसलिए लेखांकन एक क्या है, कला है। अब विज्ञान क्यों है?
विज्ञान इसलिए है जिसमें, अब अगली हेडिंग डाल लेंगे, लेखांकन कला है और इसको और बढ़ाना चाहोगे तो और बढ़ा सकते हो, ठीक है। यानी लेखांकन में जितने भी लेन देन होते हैं और उनको सीरियल नंबर के साथ में, डेट के साथ में और अमाउंट के साथ में, संबंधित जिस व्यक्ति से लेन देन हुआ है उसके पक्ष को व्यक्त करते हुए स्पष्ट रूप से इन सब बातों को अंकित किया जाता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति एक साथ इसको समझ ले और जो किया गया कार्य है उसका एक विशेष तरीका भी होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक कला है। यानी किसी भी काम को किसी विशेष ढंग से, विशेष तरीके से किया जाए तो वही चीज उसकी क्या कहलाती है? कला कहलाती है। अब इस वाली हेडिंग में लगभग में जब 5, 6, 7 लाइनें लिख जाएं तभी दूसरी हेडिंग डाल लेंगे, लेखांकन क्या है? विज्ञान है। विज्ञान है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर तो पीडीएफ नोट से ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी समझ जाओगे लेखांकन, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ, किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% आप लोग देख रहे होगे, समझ भी रहे होगे। अब लेखांकन विज्ञान है। विज्ञान क्यों है लेखांकन? इसमें क्या लिखोगे आप लोग? इसमें इस तरह से लिखना है कि लेखांकन विज्ञान है। लेखांकन विज्ञान इसलिए है क्योंकि लेखांकन में समस्त जो भी लेखांकन के नियम होते हैं उनको 100% प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर क्या डेबिट होना है, कहाँ पर क्या क्रेडिट होना है, और उसके बाद में उसका जो नीचे सार है वो भी लिखा जाता है। और किसी भी विषय में जब नियमों का प्रयोग हो और निश्चित नियमों का प्रयोग हो और परिणाम भी निश्चित ही निकल करके आए तो ऐसे विषय को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और ये सारे गुण लेखांकन में उपलब्ध हैं। लेखांकन में जो भी सूचनाएं दर्ज की जाती हैं उनको देखना, उनको समझना कि उनका जो लेखांकन किया गया है वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, यानी नियमों को पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये स्पष्ट रूप से देखा जाता है लेखांकन में, इसलिए ये विज्ञान है। तो लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। अब यहाँ पर लेखांकन को हमने कला के रूप में भी स्पष्ट कर लिया और विज्ञान के भी रूप में स्पष्ट कर लिया। तो हमने देखा कि इसमें कला के भी गुण आए और विज्ञान के भी गुण आए। तो हम कह सकते हैं क्या? लेखांकन कला व विज्ञान दोनों हैं, दोनों है, ठीक है। इस तरह से हेडिंग डाल के तीसरी हेडिंग, ये पहली हेडिंग पढ़ गई, ये दूसरी पढ़ गई, ये तीसरी, इसमें हम ये क्लियर कर देंगे कि हमने उपरोक्त का विस्तार से अध्ययन करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें कला के भी गुण हैं और विज्ञान के भी गुण हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पुस्त पालन है वो कला और विज्ञान दोनों है। और इसको बढ़ाना चाहो तो किस तरह से बढ़ाओगे? लिखोगे कि इसमें लेखांकन करने के लिए विशेष तरीके प्रयोग में लाए जाते हैं, विशेष ढंग का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और जब लेखांकन किया जाता है तो निश्चित नियमों का प्रयोग करते हैं और उनसे जो परिणाम निकलते हैं वो बिल्कुल एक से निकल करके आते हैं, इसीलिए ये विज्ञान भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुस्त पालन कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्जाम में आती ही आती है, ये आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 100% मिलेगी, दावा है। देखो, मैं कोई भी व्यूज़ लेने के लिए वीडियो नहीं बनाता और मेरा मेन मकसद क्या है कि सिर्फ अगर जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनको हमारी क्लास ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यूट्यूब पे ही देख करके पूरा पास हो जाएंगे, गारंटी है इस बात की। लेकिन जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए अपने माइंड के दरवाजे अब खोलने होंगे, उनको समझना होगा। और मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ बनाने के लिए तैयार हूं। तो अब आप पुरानी आदतों को छोड़ दीजिए। जो लोग कहते हैं नहीं कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, अरे कैसे नींद आ जाएगी? जब आपके अंदर एक प्रेरणा जागेगी, जब ऊर्जा जागेगी। जरा कुछ दिन और रुकिए, जरा थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, नींद तो छोड़िए, आपके अंदर आलस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेखांकन के उद्देश्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। देखो, लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 8-10 उद्देश्य के रूप के लिए आपको क्लियर करना है, ठीक है। देखो, लेखांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है उनको किस तरह से लिखोगे? हेडिंग के रूप में हम बोलते चले जा रहे हैं और आप भी इसी तरह से हेडिंग बनाना शुरू कर दोगे, लेखांकन के उद्देश्य। अब आप ये समझ लो कि किसी भी चीज़ के हम उद्देश्य को लिखते हैं तो उसके पीछे लिखा क्या जाता है। देखो, हम अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है? हमारा उद्देश्य हो सकता है आपको ज्ञान देना,
आपका जो कोर्स है उसको पूरा कराना, अपने लिए कहीं ना कहीं धन कमाना, या अपना टाइम पास करना, या अपने नॉलेज को किसी अन्य व्यक्ति को देना, और तुम्हारे बारे में एक अच्छा सोचना, यही तो सब उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम लेखांकन की बात करेंगे कि लेखांकन के कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, तो बिल्कुल माइंड खोलो और हेडिंगें बनाना शुरू कर दो कि लेखांकन का जो पहला उद्देश्य होगा वो ये होगा कि जितने लेन देन हो रहे हैं उनको लिखना, दूसरा व्यापार की स्थिति का पता लगाना, तीसरा जो हमारे ग्राहक लेन देन कर रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा रखना, और अगला व्यापार का लाभ हानि का पता लगाना। नेक्स्ट लिखेंगे कि अगली भविष्य की योजनाएं बनाने हेतु, अगला जो लेखांकन की प्रक्रिया है उसे पूर्ण करने हेतु, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है ना कि पूरा लेखांकन अपने यहाँ अपनाओ जिससे सही मात्रा में टैक्स दे रहे नहीं दे रहे ये भी हमको पता चल सके। और अगला लिखेंगे कि व्यापार की ख्याति बनाने के लिए, अगला लिखेंगे कि लाभ हानि की स्थिति ज्ञात करने के लिए, अगला लिखेंगे कर्मचारियों पर नियंत्रण करने के लिए। अगर समझ में ये सब चीजें आ रही हैं तो समझ लो यही लेखांकन के क्या हैं, उद्देश्य हैं। इतनी हेडिंग अगर आपने बना डाली, किताबों की हेडिंगों से ये जो हम बोल रहे हैं ये हेडिंग बनाई हुई है और बहुत ही सरल है, और यही असलियत है लेखांकन। देखो किताबों में राइटरों के विचार और यहाँ पर हमारे अपने विचार हैं, ठीक है, सब चीज वही है, बस क्या है हमारे सरल शब्द हैं और किताबों में थोड़े से कठिन शब्द हैं। छल कपट को रोकना, कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, व्यापार की स्थिति को सुदृढ़ करना, व्यापार का लेखांकन अपना करके त्रुटियों को दूर करना, छल कपट को रोकना, यही सब लेखांकन के क्या हैं, उद्देश्य हैं। अब तो 14-15 हो गए, इनको रट डालिएगा, ठीक है। और अगला है लेखांकन की भूमिका या महत्व। कहीं पर किसी की भूमिका लिखने को आ जाए तो उसकी अच्छाइयाँ लिखनी है, ठीक है। महत्व लिखने को आ जाए तो उसकी क्या अच्छाइयाँ ही लिखनी है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी की बुक है ये लेखांकन के दोस्त तक भी मतलब पहला चैप्टर द एंड नहीं होता है, क्योंकि लेखांकन के संबंध में जो शब्दावली है वो भी यहाँ पर आपको समझाई जाती है। लेकिन लेखांकन की जब भूमिका की हम बात कर रहे हैं तो भूमिका का मतलब है महत्व किस किस के लिए हो सकता है। तो हम आपको बताएं कि जो व्यक्ति बिजनेस चला रहा है उसके लिए इसका क्या महत्व है, पहली हेडिंग ये हो गई। दूसरा, ग्राहकों के लिए इसका क्या महत्व है। तीसरा, जो व्यक्ति इन खातों को चेक करते हैं, जो हमारे सीए होते हैं या ऑडिट करते हैं, जो चेकिंग करने आते हैं, उनके लिए क्या इसका महत्व है, और सरकार के लिए क्या महत्व। ये 4 हेडिंगें अलग अलग से डालोगे जो आपको पीडीएफ में जाकर के आपको मिलेंगी, और वहीं से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए किस किस के लिए क्या महत्व है, क्या भूमिका है। सबसे पहले हम करेंगे व्यापारी के लिए भूमिका या व्यापारी के लिए महत्व। देखो व्यापारी के लिए किस तरह से इस हेडिंग के आगे लिखोगे कि जो लेखांकन है वो व्यापारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापारी व्यक्ति पूरे व्यापार को कंट्रोल अगर करता है तो लेखांकन की दृष्टि से ही करता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, कितना माल आया और कितना बिक गया, कितना रह गया, वो डेली अगर अपनी नज़र से देखना चाहे तो नहीं देख सकता, लेकिन जब वो खातों को चेक करेगा, अकाउंट्स को देखेगा, तो वहां से कर्मचारी गड़बड़ नहीं कर सकते। कोई भी अगर भूल से ज़्यादा कहीं पर एंट्री हो गई हो या कहीं कोई गड़बड़ कर रहा हो तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं व्यापारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है या महत्व ये रखती है, और इसकी जो भूमिका है व्यापारी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एक पार्ट पूरा हुआ। दूसरा, जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए, भाई उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब ग्राहक कोई लेन देन करते हैं तो वो भविष्य के लिए अपनी भी समस्त जानकारियां अब दर्ज कराना चाहते हैं, और भविष्य में सर्विस लेने के लिए और समय समय पर भुगतान और उसकी गारंटी लेने के लिए ये चाहते हैं कि लेखांकन हो, जिससे कोई भी वस्तु मैन्युफैक्चरिंग चाहे कभी की हुई हो, लेकिन वो जिस दिन से बिकी है उस दिन से आगे की गारंटी, वारंटी, देखरेख, मरम्मत और जिम्मेदारी लेने के लिए लेखांकन क्या है, आवश्यक है। अगला है जो हमारे अंकेक्षणकर्ता होते हैं उनके लिए क्या महत्व है। उनके लिए ये महत्व है कि लेखांकन के समस्त नियमों का और जो रूल्स होते हैं उनका प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है, कहीं छलकपट तो नहीं किया जा रहा है, यानी कहीं टैक्स को तो चोरी नहीं की जा रही, ये सब जानकारी के लिए वो भी लेखांकन के लिए महत्व रखते हैं। अगला है गवर्नमेंट के लिए। सरकार क्या करती है, जितना भी पूरे भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रहा है, उस पर उसे क्या जीएसटी मिल रही है आज के समय में है। तो जीएसटी की मात्रा गवर्नमेंट कब चाहेगी हमें कम मिले, तो वो तो अधिक से अधिक मिले, इसके लिए क्या करती है, लेखांकन को बीच बीच में चेक कराती है कि भाई ये सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लेखांकन का ही सबसे बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप ही अगर अकाउंटेंट बन जाओ, किसी के बिजनेस में जाओ, क्या घूम घूम के देखोगे कि तुम्हारे यहाँ आज कितने कस्टमर आए, कितने गए, क्या हुआ?
बल्कि आप क्या देखोगे, कंप्यूटर पर देखोगे या जो उनके यहाँ बुक्स चल रही होंगी उसमें देखोगे कि हाँ भाई बताओ कि सुबह से अब तक कितनी बिक्री हो चुकी है, और वहाँ पर जब बिल कट रहे होंगे तो सब पूरा उस डेट का दिखा देगा कि सुबह से शाम तक कितना लेन देन हो चुका है। यही महत्व होता है किसका, लेखांकन का। तो लेखांकन एक महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूएबल है, व्यापार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए है। देखो अब जमाना बदल गया, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बेटा बहुत अंतर है। जब मैं बिजनेस को पढ़ाऊंगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाऊंगा, तो गारंटी कहता हूं कोई बिजनेस ओपन करके बैठ जाना, आप सफल होगे, फेल नहीं हो सकते इस दुनिया में 100%। क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जिनको आप सीख लोगे तो समझ लो कि चाहे नौकरी करो, चाहे अपना बिजनेस करो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिजनेस कराओ, फेल नहीं हो सकते। हालांकि वो वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। लेखांकन के दोष ये कभी नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछ लिए जाते हैं, कभी 1-2 नंबर में कि लेखांकन के कौन कौन से दोष हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, लेखांकन के दोष का मतलब कमियों के बारे में लिखना है। तो क्या लिखोगे कमियों के बारे में, लेखांकन में कौन कौन सी कमियां हैं। नंबर 1, छोटे व्यापारियों के लिए फालतू है। ये छोटे व्यापार और व्यापारियों दोनों के लिए फालतू है। भाई जिसके यहाँ मात्र 10 ही लेन देन हो रहे हैं सुबह शाम तक, क्या करेंगे वो सब ऐसे याद रहते हैं। ठीक, नगद लेन देन जो कर रहा है उसके लिए फालतू है। ये समय की बर्बादी होती है, धन की बर्बादी होती है, अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाना पड़ता होता है, खर्चा अधिक हो जाता है। ठीक, और जो लेखांकन प्रक्रिया है ये जटिल है, क्योंकि इसको करने के लिए अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब इसमें क्या है, कमियां हैं। और अधिकांश रूप से अगर देखा जाए तो कमियों के होते हुए भी इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और अनिवार्य भी है, और इसीलिए इसको अपनाया भी जाता है। तो ये कैसी लगी आज की क्लास जरूर लिखिएगा और देखते रहिएगा, जुड़ जाइएगा हमसे कि जो पूरी कॉमर्स है उसको सरल से सरल ढंग से हम कैसे समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।